हेलो स्टूडेंट्स, परफेक्शन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके सामने उपस्थित हूँ केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में आप कुछ ऐसे पॉइंट को देखेंगे जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली है पीरियोडिक टेबल के ऊपर। आप देखेंगे कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ। जैसे आज हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत समय पहले हमारे पास कुछ नहीं था। हम लोगों के पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, मशीन, टेक्निक नहीं था जिससे हम लोग पता कर सकें कि किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या है, अकरेंस ऑफ एलिमेंट इस पृथ्वी पर क्या है, कैसे हैं। तो आज के क्लास में आप देखेंगे शुरुआत से कि कैसे शुरू से एलिमेंट्स के बारे में डिफरेंट थ्योरीज दी गई, लोगों ने अपने विचार को रखे। तो पीरियोडिक टेबल का जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसमें सबसे पहला नाम आता है लेवोजियर साहब का। लेवोजियर साहब को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। रीज़न यही है, इन्होंने ही सबसे पहली बार बताया था कि किसी एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टी होता है और एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई करेंगे। और एलिमेंट का क्लासिफिकेशन का जो पहला अटेम्प्ट था वो लेवोजियर सर के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड में हम लोग देखेंगे डोब्रेनियर का ट्रायड। डोब्रेनियर ट्रायड्स। पहले हम लोग देखेंगे लेवोजियर क्लासिफिकेशन। आखिर लेवोजियर साहब ने क्या किया था, इन्होंने जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उसको दो कैटेगरी में बांटा था कि इस पृथ्वी पर दो ही चीज़ है, या तो वो मेटल है या वो नॉन मेटल है। हालांकि इनका डीप स्टडी जब आप करते हैं तो इन्होंने और भी टोटल चार कैटेगरी में डिवाइड किया था नॉन एलिमेंट्स को। बट जो ओवरऑल हम लोग को इस सिलेबस के हिसाब से पढ़ना होता है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। लेवोजियर क्लासिफिकेशन, डोब्रेनियर ट्रायड, न्यूलैंड ऑक्टेव। इसके बाद नाम आता है न्यूलैंड साहब का, जिन्होंने अपना ऑक्टेव रूल दिया था। और उसके बाद जो नाम आता है वो आता है मेंडलीव साहब का। इन तीनों थ्योरीज से हटकर मेंडलीव साहब ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उस समय का सबसे बेस्ट था। और सबसे बाद इन चारों थ्योरीज के बाद नाम आता है हेनरी मोसले का। हेनरी मोसले, जिन्होंने 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, और आज भी हम लोग उन्हीं का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ही स्टडी करते हैं। उनका पीरियोडिक टेबल बहुत ही सटीक रहा, एकदम कॉन्सेप्चुअल, और बहुत ही सटीक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया उन्होंने एलिमेंट्स को। और उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो एकदम बिल्कुल आज के स्टडी के लिए बिल्कुल यूज़फुल साबित हो रहा है। तो लास्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही आज के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल है। आखिर ये पीरियोडिक टेबल होता क्या है, इसको समझते हैं। व्हाट इज मीन्स बाय पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है, लोगों ने आखिर ये पीरियोडिक टेबल बनाने का अटेम्प्ट क्यों लिया, लोगों ने आखिर क्लासिफिकेशन क्या किया एलिमेंट्स का, उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज बनाकर एलिमेंट्स को क्यों रखा। सिंपल सा बात है, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल किसे कहेंगे। तो इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल बस जो है वो एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का। जैसे आपके सामने बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो आप सारे एलिमेंट्स को एक कैटेगरी बना कर रख दीजिए और इस तरह से कैटेगरीज बनाइए, जैसे कि मानिए कि उस कैटेगरीज में सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स हों। जैसे इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो आपने बहुत सारी बुक्स को इस तरह से अरेंज करके रखा है, एक के ऊपर एक करके बहुत सारी बुक्स को रखा है इस तरह से। और कोई भी बुक आपको निकालना होता है तो आप सारे बुक्स को एक बार देखते हैं कि इसमें मेरा जो किताब हमको चाहिए वो कहाँ पे है। तो इससे अच्छा है कि जो आपने इस तरह से सारे बुक्स को एक जगह रखा है, इससे अच्छा है कि आप कैटेगरी बना दें। किस चीज़ का कैटेगरी, एक रो बना दें, इस रो में सिर्फ और सिर्फ साइंस की बुक्स होंगी, इस रो में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी की बुक्स होंगी, इसमें करंट अफेयर का बुक होगा,
इसमें हिस्ट्री पॉलिटी का बुक होगा। तो जब आप इस तरह से कैटेगरी बना देते हैं और आपको कोई बुक की ज़रूरत होती है तो आप उसी कैटेगरी में जाते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में जितने भी बुक्स हैं वो लगभग सेम फील्ड के हैं। जैसे साइंस का है तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सब साइंस का ही पार्ट है। तो आपको अगर साइंस का कोई बुक चाहिए, अगर बायोलॉजी चाहिए तो इसी में जाएंगे, फिजिक्स चाहिए तो इसी में जाएंगे। इतना बड़ा तो कलेक्शन में आपको देखना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से जब सारे एलिमेंट्स को खोजा गया या जितने भी उस समय के नॉन एलिमेंट्स थे, तो उस समय एक कैटेगरी वाइज उसको क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया कि चलो ठीक है, ये मेटल है तो इसको इधर रखते हैं, नॉन मेटल है तो इधर रखते हैं, और उसके प्रॉपर्टी का स्टडी किया गया। तो व्हाट इज़ द प्रिडिक्टेबल, हमारे सामने निकल कर एक बात आता है प्रिडिक्टेबल। तो आखिर ये प्रिडिक्टेबल क्या है, व्हाट इज प्रिडिक्टेबल? प्रिडिक्टेबल क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स सच दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइज इन सेम ग्रुप। ये एलिमेंट का इस तरह का अरेंजमेंट है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल क्या है? तो इन फैक्ट इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप एंड पीरियड, group and period such that the elements having similar properties lies in same group। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि प्रिडिक्टेबल क्या है, तो प्रिडिक्टेबल बस अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट हम लोग इस तरह से करेंगे कि सेम ग्रुप में जो एलिमेंट आएगा सबका प्रॉपर्टी क्या होगा, लगभग सिमिलर रहेगा। ऐसे भी आप समझिए कि पहले क्या था कि बहुत सारा एलिमेंट्स था, आपके सामने इतना सारा एलिमेंट्स है, सारे का प्रॉपर्टी आपको जानना है, तो सारे एलिमेंट्स के लिए एक एक बुक था कि जैसे आपको आयरन का प्रॉपर्टी जानना है तो आयरन का आप किताब उठाइए, उसके बारे में पढ़िए कि कैसा होता है आयरन का प्रॉपर्टी। आपको हीलियम का प्रॉपर्टी जानना है तो हीलियम का एक बुक है, उसको पढ़िए। नियॉन का प्रॉपर्टी जानना है तो नियॉन का एक बुक है, उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है कि उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसको पढ़िए। तो फिर ये हर एलिमेंट्स के लिए एक एक अलग अलग क्या था, एक बुक्स था। ऐसे आप समझ सकते हैं, आपको समझाने के लिए से बताया जा रहा है। तो सब के बारे में अगर आपको जानना है तो सबका स्टडी कीजिए इंडिविजुअली, तब आप जान पाएंगे उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। लेकिन अगर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन को प्रिडिक्टेबल के सेम ग्रुप में रखा गया है, तो यहाँ से आप समझते हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होगा। जो डिफरेंस है वो आप पढ़ लीजिए। आप बात समझ रहे हैं ना? तो आपका जो स्टडी है वो आसान हो जाता है। इसीलिए मॉडर्न प्रिडिक्टेबल बनाया गया और एलिमेंट को कैटेगराइज करके ग्रुप्स और पीरियड्स में रखे गए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं सबसे पहले लेवोजियर का क्लासिफिकेशन क्या था। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, एलिमेंट को क्लासीफाई किया था दो कैटेगरीज में। तो हमारे सामने जो पहला क्लासिफिकेशन है वो लेवोजियर साहब का है। लेवोजियर साहब ने 1789 में ये कॉन्सेप्ट को दिया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उस समय, इन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर दो ही चीज़ है, या तो वो मेटल है, धातु है, या नॉन मेटल है, धातु है। तो पूरे एलिमेंट को इन्होंने दो कैटेगरीज में बांटा। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि बताइए कि टू कैटेगरीज क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था? तो लेवोजियर साहब ने दिया था। इन्होंने ही कहा था कि पूरे पृथ्वी पर दो ही चीज़ है, या तो वो मेटल होगा या क्या होगा, नॉन मेटल। तो लेवोजियर क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, ही क्लासिफाइड, लेवोजियर नाम है, ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन टू कैटेगरीज। मेटल एंड नॉन मेटल। तो इन्होंने सबसे पहला बात कि इन्होंने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया कि दो ही चीज़ होता है, या तो कोई चीज़ मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। और ये जो इनका क्लासिफिकेशन था वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किए थे ये। या फिर ऐसे कहिए कि ओवरऑल जितने भी लोगों ने एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन, प्रिडिक्टेबल के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट दिया, इनका ये क्या था, पहला कॉन्सेप्ट था उस क्षेत्र में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी,
ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के आधार पर इन्होंने सबसे पहला इनका अटेम्प्ट था, और लेबोजर साहब ने किसी भी एलिमेंट को 2 ही कैटेगरीज में रखा। तो सिंपल साइन का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं इससे पूछा जाएगा। क्या होता है, या तो कोई चीज़ होगा तो वो नॉन मेटल होगा, या तो वो कोई भी चीज़ होगा तो मेटल होगा। तो एलिमेंट 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। डिटेल्स जब आप स्टडी करते हैं तो इसमें कुछ और भी बातें आती है, पर आपके सिलेबस के हिसाब से यही सही है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना बस आपके पास उतना नॉलेज हो कि आप क्वेश्चन सोल्व कर सकें। आपका डीप नॉलेज का ज़रूरत इसमें नहीं है, इसलिए ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई जा रही है। तो देखते हैं लेवोज़ियर के बाद डोब्रेनियर ट्राइड। डोब्रेनियर साहब ने क्या कहा, इनका कॉन्सेप्ट था 1817 में दिया गया। हालांकि देखिए लेवोज़ियर साहब का जो क्लासिफिकेशन था कि 2 ही चीज़ होता है, या तो मेटल होगा कोई भी एलिमेंट या नॉन मेटल होगा, तो उनका क्लासिफिकेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चला। उस समय तो लोगों ने माना कि ठीक है आप सही कह रहे हैं, पर जब मेटलॉइड का खोज हुआ तो कुछ ऐसा एलिमेंट मिला जिसका प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत मेटल से भी मिल रहा था और थोड़ा बहुत उसका प्रॉपर्टी नॉन मेटल से भी मैच हो रहा था। तो लोगों ने कहा कि लेवोज़ियर साहब आप जो बताए कि 2 ही चीज़ होता है मेटल और नॉन मेटल, तो फिर ये कौन सी चीज़ है, आखिर ये क्या है। इसका प्रॉपर्टी देखिए थोड़ा सा मेटल जैसा भी है, थोड़ा सा नॉन मेटल जैसा भी है, दोनों का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तब बोले कि भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर अगला जो थ्योरी था वो इसको एक्सप्लेन किया, या फिर जो भी आगे कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। डोब्रेनियर ट्राइड क्या था, डोब्रेनियर साहब ने क्या किया कि एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी देखा, एलिमेंट्स का एटॉमिक मास देखा। एलिमेंट्स का एटॉमिक मास में एक ट्रेंड उन्होंने देखा कि जब भी कोई 3 एलिमेंट हम लेते हैं तो जो बीच वाला एलिमेंट होता है, और वो तीनों एलिमेंट लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पे, तो देखते हैं क्या कि बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो दोनों के एटॉमिक मास का रफली एवरेज है। एग्जैक्ट एवरेज नहीं, रफली एवरेज, मतलब लगभग बराबर है। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, मास नंबर 7, सोडियम का 11, ये 23, ये इसका 19 और ये 39। तो आप देखिए कि इसका जो एटॉमिक मास है, मास नंबर या एटॉमिक मास आप जो कहें, स्लाइट डिफरेंस है। तो अगर आप सोडियम का एटॉमिक मास देखें 23, तो वो ये दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज होगा 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये कितना होगा, 46/2 मतलब 23। लेकिन इनका ये जो ट्राइड है ना, इन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुपिंग बनाया। इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, और इस तरह से वो ग्रुप बनाया कि बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो अदर 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज है, पर ये ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स नहीं बना सके। कुछ देर तक 2-4 ग्रुप जो है इसको फॉलो किया, फिर हायर ऑर्डर में जब गए तो ये कोई फॉलो नहीं हो रहा था, तो इनका लॉ भी ज़्यादा देर तक नहीं चला। तो आखिर यहाँ पे ट्राइड का मतलब क्या होता है, ट्राइड क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। इन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप लिया, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इन्होंने एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में इन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, उसी को इन्होंने क्या नाम दिया, ट्राइड। और इन्होंने क्या देखा कि द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट is average of atomic mass of other 2 element, atomic mass of other 2 element। तो इनका कॉन्सेप्ट तो ठीक है, 2-4 ग्रुप तक फॉलो हुआ, फिर इनका कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हुआ, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि इनका भी क्लासिफिकेशन जो था वो फेल कर गया। लोग क्या करते थे कि छोटा मोटा अगर ट्रेंड हो रहा है, एक रेगुलर पैटर्न थोड़ा दूर तक भी अगर फॉलो किया तो उसको एक लॉ बना दिए कि चलो मेरे हिसाब से ये होगा। पर लॉ वही है जो यूनिवर्सल, एक लंबे समय तक, एक लॉन्ग इंटरवल तक वो आपके कॉन्सेप्ट को फॉलो करे, तभी आप वो एक्सेप्टेबल होगा ग्लोबली। तो आप बात समझ रहे हैं ना। तो डोब्रेनियर साहब ज़्यादा नंबर ऑफ ट्राइड नहीं बना सके, तो इन्होंने यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है कि ट्राइड किसे कहते हैं। तो भाई ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को ट्राइड कहते हैं, जिसको उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पे सजाया था। बात समझ रहे हैं।
और वो ट्राइड इस तरह से बनाया था कि बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है अदर 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होता था। तो स्टूडेंट्स 2 क्लासिफिकेशन आपने देखा। तीसरा क्लासिफिकेशन जो है वो है न्यूलैंड साहब का। न्यूलैंड साहब क्या कहते थे, चलिए उनको भी देखते हैं। न्यूलैंड ऑक्टेव, ऑक्टेव मतलब 8 एलिमेंट का इन्होंने ग्रुप बनाया था। डोबेनियर साहब 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाए, तब इन्होंने 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। चलिए ठीक है, देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज स्टडी किया। तो इन्होंने क्या देखा, सडनली इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अरे देख रहे हैं कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है वो पहले के सिमिलर हो रहा है। लोगों ने कहा कि क्या बोले आप, समझ में नहीं आया। तो इन्होंने कहा कि जैसे आप म्यूजिकल नोट बजाते हैं, एक हारमोनियम का जो टोन होता है सा रे गा मा प द नी, और नी के बाद फिर से सा ही आता है। सा से शुरू हुआ, सा रे गा मा प द नी, और उसके बाद नी के बाद सा ही आता है, प द नी सा, फिर से सा शुरू होने लगा। मतलब प्रत्येक 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो पहले के प्रॉपर्टी के सिमिलर है, और ये 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको नाम उन्होंने दिया ऑक्टेव। तो इन्होंने क्या देखा कि each eighth element has similar property। प्रत्येक 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी के सिमिलर है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, हालांकि समझ में आता है कि प्रत्येक 8वां का जो है ना उसका सिमिलर प्रॉपर्टी होता है। each eighth element has similar property to first element। जैसे इन्होंने लोगों के सामने कुछ एलिमेंट रखे, इन्होंने रखा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उस समय इनर्ट गैस ज्ञात नहीं था, इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, नियॉन के बाद सोडियम। तो उस समय तो नियॉन था नहीं, तो फिर सोडियम आएगा। तो ये देखिए आपका सोडियम है। तो ये देखिए लिथियम पहला एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7। तो 8वां एलिमेंट कौन सा होगा, पहले जैसा ही होगा। यानी इनका कहना था कि अगर पहला एलिमेंट लिथियम है तो इसके हिसाब से 8वां एलिमेंट होगा सोडियम, और वो पहले के जैसा ही होगा। और बेरिलियम के हिसाब से कौन होगा, मैग्नीशियम। बेरिलियम के हिसाब से कौन होगा, तो मैग्नीशियम होगा, क्योंकि बेरिलियम अगर पहला है तो बेरिलियम के हिसाब से 8वां एलिमेंट कौन होगा, तो मैग्नीशियम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मैग्नीशियम इसके लिए 8वां एलिमेंट हो गया। लेकिन इन्होंने कैल्शियम के आगे तक, कैल्शियम तक तो इनका ऑक्टेव रूल फॉलो किया। चलिए ठीक है, प्रत्येक 8वां का प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होता है। लेकिन 8 कैल्शियम के बाद, ये जो 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी सिमिलर हो रहा था, तो इन्होंने कैल्शियम के बाद जब देखा तो इसका 8वां एलिमेंट जो था उसका प्रॉपर्टी कैल्शियम के जैसा नहीं था। लेकिन कैल्शियम जिसके लिए 8वां था उसका प्रॉपर्टी कैल्शियम के जैसा था। मतलब इनका जो ट्रेंड है ना वो कैल्शियम तक ही फॉलो हुआ, इसके बाद इनका 8वां ऑक्टेव रूल जो है ना वो फॉलो नहीं हुआ। और ये जो प्रत्येक 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर हो रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी मतलब प्रत्येक एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो एक पीरियोडिकली जो है, पीरियोडिक फंक्शन में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। पीरियोडिकली क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सिमिलर हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है शॉर्ट में पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स आई होप आप ये पॉइंट समझ रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट, मेंडलीव साहब का उस समय तक का सबसे बेस्ट प्रिडिक्टेबल था। ये सब जब घुमा रहे थे ट्राइड में, ऑक्टेव में, 2 कैटेगरीज क्लासिफिकेशन में, तो वहाँ पे निकल कर आता है मेंडलीव साहब का प्रिडिक्टेबल। इन्होंने बहुत ही सटीक उस समय के हिसाब से प्रिडिक्टेबल बनाया था। इन्होंने कहा था मेंडलीव प्रिडिक्ट लॉ। इन्होंने क्या कहा था कि मेंडलीव प्रिडिक्ट लॉ, इन्होंने कहा था कि किसी भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो उसके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होता है। मतलब एटॉमिक मास के हिसाब से उसका प्रॉपर्टी जो है ना वो वैरी करता है। तो कभी कभी ये पूछा भी जाता है कि मेंडलीव साहब ने क्या कहा था, इनका स्टेटमेंट क्या था। तो इनका स्टेटमेंट क्या था
कि किसी भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो उसके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होता है, यानी उसका एटॉमिक मास का फंक्शन होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट को सजाया था। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इन्होंने सबसे पहले क्या किया ना, एलिमेंट का हाइड्राइड को देखा कि एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कैसे बॉन्ड बना रहा है, एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कैसे बॉन्ड बना रहा है। जब उसको ऑब्जर्व कर लिए तब इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, उससे इन्होंने वैलेंसी वगैरह पता किया। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने एलिमेंट को सजाया। इनके पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड कितने थे, तो टोटल पीरियड थे 7, और ग्रुप्स कितने थे, तो ग्रुप्स थे जो 8 थे। 9वें ग्रुप को 0 ग्रुप के तौर पे रखा, बाद में ऐड किया गया। 9th ग्रुप या 0 ग्रुप को ऐड किया गया, जिसमें क्या था, इनर्ट गैस या नोबल गैस, इनर्ट गैस था या नोबल गैस था। जब डिस्कवरी हुआ तब, क्योंकि शुरुआत में डिस्कवरी हुआ नहीं था इनका, जब ये पीरियोडिक टेबल बनाए थे उस समय इनर्ट गैस का कोई डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो उस समय इनके पीरियोडिक टेबल में 8 ही ग्रुप थे, लेकिन 9वें ग्रुप को इनर्ट गैस को 9वें ग्रुप में ऐड किया गया पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हिस्से में। किधर ऐड किया गया, तो लेफ्ट हिस्से में ऐड किया गया, लेफ्ट साइड में ऐड किया गया। तो ये बात आप ध्यान दें स्टूडेंट्स। इस समय तक टोटल 63 नॉन एलिमेंट्स थे। इस समय तक टोटल कितने एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट्स नॉन थे, और ये 63 एलिमेंट्स को ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सजाया गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से मेंडलीव साहब ने 2 बातें कही जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से 2 ही बात नोटेबल है। एक तो कि इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर सजाया था। इस समय तक टोटल 63 नॉन एलिमेंट्स थे, और 9th ग्रुप को एज ए लेफ्ट साइड ऐड किया, 0 ग्रुप, जिसमें नोबल गैसेस थे। तो ध्यान दें, आपसे पूछा जा सकता है कि 9वें ग्रुप में मेंडलीव साहब का जो 9वां ग्रुप था उनके पीरियोडिक टेबल का, उसमें कौन कौन से एलिमेंट को रखा गया था। इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्म में एलिमेंट का वैलेंसी वगैरह जानने का प्रयास किया था। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एकदम ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है एकदम सटीक और अभी तक पढ़ा जाने वाला पीरियोडिक टेबल है। बिल्कुल इन्होंने क्या किया था कि एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में एलिमेंट को सजाया था। अब किनके द्वारा ये बनाया गया था, सारे लॉ में आपने देखा, लेवोजियर, डोब्रेनियर, न्यूलैंड, मेंडलीव, सब में साइंटिस्ट का नाम आ रहा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसलिए अलग से इसको लिखते रहे। कौन बनाए थे, हेनरी मोसले साहब इसको बनाए थे। और इन्होंने एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। इन्होंने मेंडलीव साहब के बात को नकार दिया। इन्होंने मेंडलीव साहब के बात को नकार दिया, कहा कि देखिए आप जो बताए हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो उसके एटॉमिक मास के फंक्शन होता है, ये आप गलत बता रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल होता है, फंक्शन होता है, एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। और इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पर एलिमेंट को सजाया। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इन्होंने क्या दिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। इन्होंने क्या कहा था कि एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो उसके पीरियोडिक नंबर के फंक्शन होता है, मास के नहीं। और इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया। ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स in increasing order of atomic number,
एटॉमिक नंबर। इन्होंने एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में क्या किया, एलिमेंट्स को सजाया। और जिस समय इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था टोटल 92 एलिमेंट्स नॉन थे। अभी के समय में टोटल 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं और 24 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड किए गए हैं, जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, या सिंथेटिक एलिमेंट भी इसको बोलते हैं। कहा जाता है, लोग रफली बोल देते हैं कि टोटल 118 एलिमेंट है। ये कह दिया जाता है स्टूडेंट्स कि टोटल अभी 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। अरे भाई, नेचुरली अभी तक 94 एलिमेंट्स ही हैं। ये जो 118 बोल रहे हैं उसमें 24 एलिमेंट्स क्या हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हैं। और जिस मेथड से इसका प्रिपरेशन होता है उसे हम लोग ट्रांसमुटेशन बोलते हैं, आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन। आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन में क्या होता है, एक एलिमेंट के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को चेंज करके हम लोग उसको दूसरा एलिमेंट का आइटम बना देते हैं। क्योंकि किसी भी एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर से पहचाना जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से पहचाना जाता है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर कहीं किसी के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होगा तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, चेंज होगा। यानी आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी जो होती है स्टूडेंट, आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट वो क्या है, तो उसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर कहीं बदलेगा तो कोई नहीं देखेगा कि उसमें न्यूट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, उससे मतलब नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हुआ तो वो एलिमेंट ही चेंज हो गया। आप बात समझ रहे हैं ना। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोटॉन का नंबर चेंज होना मतलब एलिमेंट चेंज होना। न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो जाए कोई बात नहीं, वो आइसोटोप है। इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो जाए तो समझ लीजिए वो आयन के फॉर्म में है, या तो वो कैटायन है या एनायन है। पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होगा तो एलिमेंट चेंज होगा, एलिमेंट चेंज होगा तो उसका प्रॉपर्टी चेंज होगा। क्योंकि मोस्ले साहब कह रखे हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो उसके एटॉमिक नंबर के फंक्शन होता है। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद देखते हैं थोड़ा पीरियोडिक टेबल देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि आखिर पीरियोडिक टेबल को किस तरह से सजाया गया था, इसमें कितने ग्रुप्स थे, कितने पीरियड्स थे और एलिमेंट का लोकेशन क्या था, इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जहाँ तक कि लेबुजियर साहब ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जहाँ डोबेने ट्राइड ने 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया था, न्यूलैंड साहब ने 8-8 एलिमेंट का ग्रुप बनाया था, वहीं पर और मेंडली साहब ने टोटल 7 पीरियड और 8 ग्रुप बनाया था। बाद में नोबेल गैस को ऐड किया गया 9वें ग्रुप में। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मोस्ले साहब ने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाया, एकदम 7 पीरियड और टोटल 18 ग्रुप्स बनाए इन्होंने। और इन्होंने कहा कि देखिए ये हम जो सजाए हैं ये एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए हैं और यही सटीक है। और जो एलिमेंट जिस ग्रुप में लाई कर रहा है वो उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, लगभग सिमिलर होगा। इसको ग्रुप बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड बोला जाता है, वर्टिकल कॉलम को क्या बोला जाता है, ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम को बोला जाता है ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोला जाता है, पीरियड। तो टोटल 7 पीरियड हैं। स्टूडेंट्स यहाँ देखें, यहाँ पे टोटल 7 पीरियड और टोटल 18 ग्रुप है। 18 वर्टिकल कॉलम, दैट मीन्स 18 ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 पीरियड्स। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट को क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक। और यहाँ से लेकर यानी तीसरे ग्रुप से लेकर और 12 ग्रुप तक को बोला जाता है डी ब्लॉक। क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक। और बीच में कुछ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, उसको अलग साइड करके एक लोकेशन दिया गया है। तो कभी कभी पूछ लिया भी जाता है कि कौन ब्लॉक जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसे एक फिक्स जगह नहीं दिया गया है, एक अप्रोप्रिएट पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दिया गया है, इसको पीरियोडिक टेबल के बाहर रख दिया गया है। टोटल कितने हैं, 14 एलिमेंट्स हैं एक ग्रुप में, एक पीरियड में 14 है, मतलब 28 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल 28 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एफ ब्लॉक हैं, इसको अलग लोकेशन दिया गया है। और इधर वाले को टोटल 6 ग्रुप्स को यानी 13 से लेके 18 तक वाले को क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक। इसको कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक,
4 ब्लॉक में डिवाइड है ये प्रेडिक्टेबल। इसमें स्टूडेंट्स ये डिवाइड एस क्यों दिया गया है, नाम इसका DPF क्यों दिया गया है? जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका जिस सब ऑर्बिट में आता है उसी के नाम पे उसको क्लासीफाई किया गया है। जैसे देखें कार्बन, तो कार्बन को P ब्लॉक में रखा गया है। कार्बन को P ब्लॉक में क्यों रखा गया है? 1s2 2s2 2p2, तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में है, तो इसको लोकेशन जो दिया गया है वो P ब्लॉक में। ध्यान दीजिए इसमें P ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों रखा गया है, जबकि S ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ मेटल्स हैं, D ब्लॉक में मेटल्स हैं, D ब्लॉक में मेटल्स हैं, D ब्लॉक में मेटल है, S ब्लॉक में मेटल है और F ब्लॉक में भी मेटल्स हैं, इसमें भी क्या है? मेटल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक नोटेबल पॉइंट निकल कर आता है कि P ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री है प्रेडिक्टेबल जिसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में आपको रखना चाहिए, ठीक है। और ये 18वां ग्रुप जो है इसमें नोबल गैसेस हैं। 18वें ग्रुप में क्या है? तो नोबल गैसेस हैं। देखते हैं कुछ और भी पॉइंट्स। ध्यान दें स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि एलिमेंट को, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि अभी तक टोटल 94 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट है और 24 आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है। तो आखिर ये एलिमेंट को आर्टिफिशियली कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है? इसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। ये आर्टिफिशियली भी होता है और नेचुरली भी होता है। सन से जो कॉस्मिक रे आता है उसके कारण वायुमंडल में है, नेचुरली भी ट्रांसम्यूटेशन होता है। और हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं किसी एलिमेंट को, ये आर्टिफिशियली करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। तो टेक्नीशियम जो था, टेक्नीशियम जो है वो फर्स्ट एलिमेंट, टेक्नीशियम इज फर्स्ट एलिमेंट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, टेक्नीशियम पहला एलिमेंट है जिसको आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन से बनाया गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि पूरे अर्थ क्रस्ट में अगर देखा जाए तो अर्थ क्रस्ट में सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन है? तो ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। सेकेंड में कौन है? सिलिकॉन। और थर्ड में कौन है? एल्युमिनियम। और फोर्थ में कौन है? तो आयरन। तो अगर देखा जाए तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अगर पूछा जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन। और अगर मेटल्स में पूछा जाए सबसे ज़्यादा तो एल्युमिनियम। तो मेटल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्रस्ट में एल्युमिनियम, और ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। अगर बात करें स्टूडेंट्स, अगर बात करें कि बताइए यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है, तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो है, यूनिवर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स वो है हाइड्रोजन। क्योंकि जानते हैं आप कि जितने भी स्टार्स हैं वो सारे में क्या हो रहा है? तो हाइड्रोजन का बर्निंग हो रहा है। बर्निंग कहना सही नहीं होगा। हाइड्रोजन गैस जो है ना वो न्यूक्लियर फ्यूज़न कर रहा है और एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण कर रहा है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन एलिमेंट ही पाया जाएगा। उससे ज़्यादा एलिमेंट किसी भी पूरे यूनिवर्स में नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स। देखते हैं कि एफ ब्लॉक को जो अलग जगह दिया गया है वो क्यों दिया गया है। तो सिंपल सा आपको मैंने बताया भी कि वो उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब ऑर्बिट में जाता है जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तब। और पूरे प्रेडिक्टेबल में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। ये हाइड्रोजन कभी कभी फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है तो कभी कभी फ्लोरीन के ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन को रखा जाएगा। इसीलिए हाइड्रोजन का लोकेशन जो है वो फिक्स नहीं है।
हाइड्रोजन का लोकेशन फिक्स नहीं है, हाइड्रोजन का लोकेशन फिक्स नहीं है यहाँ पे, ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसीलिए कभी कभी इसको कहा जाता है डिसलोकेटेड एलिमेंट, इसका कोई लोकेशन फिक्स ही नहीं है। कभी कभी इसको लिथियम के ऊपर रखा जाएगा, कभी कभी फ्लोरीन के ऊपर रखा जाएगा। और अगर पहले पीरियड की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, 2 इधर और 6 इधर, 2 इधर 6 इधर, तीसरे में भी है। चौथे में देखा जाए तो चौथे में टोटल देखा जाए स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 18 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे। फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट्स हैं, लेकिन सिक्स्थ पीरियड जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए यहीं से इसको निकाला गया है ब्लॉक को। ये जो पहला पीरियड है ना लैंथेनम, ये देखिए 56 के बाद डायरेक्ट 57 है, और यहाँ पे देखिए 71 है, मतलब 56 से 70 तक यहीं से निकाल कर लिखा गया है। मतलब छठा पीरियड में टोटल जो एलिमेंट है वो सिक्स्थ पीरियड में कितना एलिमेंट है, सिक्स्थ पीरियड में कितना एलिमेंट है स्टूडेंट, तो टोटल हो जाएगा 18 अब प्लस कितना 14, मतलब 32 एलिमेंट्स हैं। कैसे, नहीं समझे? अरे भाई ये जो सिक्स्थ पीरियड है इसमें 56 से 71 डायरेक्ट आया है, ये जो बीच में 14 एलिमेंट था वो गया कहाँ, तो उसको यहाँ पे लिखा गया साइड करके। यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा गया कि अगर एफ ब्लॉक भी यहीं पे दे देता तो ये पीरियडिक टेबल का साइज बहुत बड़ा हो जाता, ये बोर्ड में नहीं आता। इसीलिए पीरियडिक टेबल को छोटा करने के लिए कि छोटा रहे, ज़्यादा बड़ा बीच में इलोंगेट नहीं करेंगे, तो उसको साइड काट कर दे दिया गया है। तो इसमें टोटल कितने हैं 32 एलिमेंट्स। और जो 7th पीरियड है स्टूडेंट, उसमें ये सब एलिमेंट जो है ना वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड कर सकते हैं इसको, है ये यहाँ पे इनकम्प्लीट है, अभी एलिमेंट खोजा नहीं गया है, वो अपने मन से ही हम लोग उसमें कोई पुट कर दिए हैं, कोई नाम लिख दिए हैं कि एलिमेंट यहाँ आएगा, इसका ये नाम होगा। तो 7th पीरियड जो है ना वो क्या है, इनकम्प्लीट। 7th पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है। ध्यान दे स्टूडेंट, फर्स्ट पीरियड के जो भी मेटल्स हैं, क्योंकि इसमें तो आपको मैंने बताया कि सारे मेटल्स हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, तो हाइड्रोजन का तो लोकेशन फिक्स है नहीं, तो हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दीजिए, तो सिर्फ ये जो एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। इसको क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल्स। दूसरे पीरियड के एलिमेंट को, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट को बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और जो 18वां ग्रुप का एलिमेंट है, इसमें सारे नोबल गैसेस हैं, इसको बोला जाता है जीरो ग्रुप। इसमें सारे के सारे नोबल गैस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, सब के सब नोबल गैसेस हैं। 17th ग्रुप के एलिमेंट को बोला जाता है हैलोजन, इसको बोला जाता है हैलोजन। ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट को बोला जाता है चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस। और नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट को बोला जाता है निकोजेंस। तो स्टूडेंट इस तरह से इसको नाम दिया गया है। इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। बताइए इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि हाइड्रोजन के फ्यूजन से हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जितने भी स्टार्स हैं यूनिवर्स में, सब में हाइड्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में है, तो हाइड्रोजन विल बी करेक्ट ऑप्शन। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो ऑक्सीजन होगा, और मेटल्स की बात करें तो एल्युमिनियम होगा। द फर्स्ट एलिमेंट विच इज प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, कौन सा एलिमेंट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड किया गया था, तो स्टूडेंट टेक्नीशियम। टेक्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 43। इसको सबसे पहले आर्टिफिशियली तैयार किया गया था लैब में 1937 में, इसलिए सबसे पहला एलिमेंट जो है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड टेक्नीशियम है। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ध्यान दीजिए सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है अर्थ क्रस्ट में वो ऑक्सीजन है, और उसके बाद क्या है, सिलिकॉन है। तो सेकेंड मोस्ट पूछा है, तो सेकेंड मोस्ट में क्या होगा, सिलिकॉन। मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, ठीक है। तो मेटल्स में देखें तो एल्युमिनियम, और नॉन मेटल्स में देखें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। सेकेंड मोस्ट कौन होगा, तो सिलिकॉन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है
मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अमंग मेटल्स इन अर्थ क्रस्ट। मेटल्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा मेटल होगा, तो आपका होगा एल्युमिनियम। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, कोई यूपीएससी का है, यूपीपीएससी का है, बीपीएससी का है, तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाउंड ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। बताइए इस पृथ्वी पे लगभग कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ऑप्शन भी तो वैसा ही है, 100, 200, 250, 300। तो ध्यान दीजिए टोटल नॉन एलिमेंट्स कितने हैं, 94, जो कि नेचुरली अकरिंग है। तो वो लगभग 100 के बराबर, मतलब 100 के अप्रॉक्स है, 200 250 के अप्रॉक्स नहीं है। और अगर 24 ऐड भी करते हैं तो ये आता है 118। तो 118 एलिमेंट लगभग 100 के बराबर है, तो 100 ही हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।